हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए जीके जीएस और कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर नंबर 15 होने वाला है। इससे पहले हम जीके जीएस और कंप्यूटर के 14 मॉडल पेपर करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 14 मॉडल पेपरों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप इनको देख सकते हैं। और आज के इस 15वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसके एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉडल पेपर 15 को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है गरबा नृत्य, ऑप्शन बी है घूमर नृत्य, ऑप्शन सी है गैर नृत्य और ऑप्शन डी है गुड़ला नृत्य। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर ऑप्शन है सी, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए नृत्य है गैर नृत्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर देखो सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चालुक्य ने, ऑप्शन बी है चंदेलों ने, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूटों ने और ऑप्शन डी है कुषाणों ने। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों के अंतर्गत। तो यहाँ पर इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखो सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑप्शन ए है रावी और चुनाब नदी से, ऑप्शन बी है रावी और व्यास नदी से, ऑप्शन सी है सतलज और व्यास नदी से और ऑप्शन डी है चिनाब और व्यास नदी से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर को सतलज और व्यास नदियों से क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने,
वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करना आरंभ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक ने और ऑप्शन डी है बलबन ने। तो इन चारों में से जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो छठे के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि वह पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल आरंभ किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है सल्तनत युग का अकबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विजयनगर साम्राज्य के व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के व्यापारियों के जो प्रमुख समुदाय थे उनको कहा जाता था सेठी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है दिसंबर 1911 में, ऑप्शन बी है मार्च 1911 में, ऑप्शन सी है दिसंबर 1912 में और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था दिसंबर 1911 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवे के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन बी है कानपुर अधिवेशन में, ऑप्शन सी है नागपुर अधिवेशन में और ऑप्शन डी है बम्बई अधिवेशन में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 17 अप्रैल 1942 में, ऑप्शन बी है 17 अक्टूबर 1940 में, ऑप्शन सी है 18 अप्रैल 1951 में और ऑप्शन डी है 18 अक्टूबर 1951 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 17 अक्टूबर 1940 में। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी अभ्यर्थी ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1765 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1770 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1772 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1784 ईस्वी में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखो 12वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था 1765 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है वेब कैमरा, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है वीसीआर और ऑप्शन डी है प्रोसेसर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि इन चारों में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर देखो सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि इन चारों में से जो प्रोसेसर होता है ये इनपुट डिवाइस नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और बाकी देखो यहाँ पर याद रखना, वेब कैमरा, कीबोर्ड और वीसीआर ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि पादप विषाणु में किस प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन ए है डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है आरएनए तथा डीएनए दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पादप विषाणु के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है वो पाया जाता है आरएनए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, द्वार समुंदर किस राजवंश की राजधानी थी? तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि द्वार समुंदर किस राजवंश की राजधानी थी। तो यहाँ पर देखो किस राजवंश की राजधानी थी, तो यहाँ पर देखो होयसल राजवंश था, उसकी राजधानी थी द्वार समुंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है औरंगजेब का, ऑप्शन बी है अकबर का, ऑप्शन सी है हुमायूं का और ऑप्शन डी है बाबर का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ऑप्शन है डी, यानी कि जो मुगल शासक बाबर था इसका मकबरा भारत के अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है कनाडा। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से आता है तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दें। और किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर उस प्रश्न का आंसर पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन बी है कृष्ण सिंह को, ऑप्शन सी है जगजीवन राम को और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी, यानी कि बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है जगजीवन राम को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है भारत का प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो यहाँ पर देखो 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 15। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है टोटल कितनी? 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने जीके, साइंस और कंप्यूटर के 20 करवाए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 19+ प्रश्न सही हुए हैं उनकी तैयारी बेहतर है।